हेलो स्टूडेंट्स, यूएसबी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर। मैं आज आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पेडागोगी ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको भूगोल शिक्षण का अध्ययन करना है। भूगोल शिक्षण की फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन ज्योग्राफी यानी अनुशासनात्मक प्रकृति। भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति यानी ज्योग्राफी में अनुशासन की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस विषय को पढ़ने में क्या क्या अनुशासनात्मक ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के सहसंबंध, उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं समग्रता आदि का बोध कराते हैं। यानी जो शैक्षणिक अनुशासन ज्ञान के अंतर्गत जो विषय है आपका भूगोल, उसमें शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का समावेश किया जाता है जो विभिन्न विषयों के सहसंबंध, उपयोगिता, प्रासंगिकता तथा समग्रता आदि का बोध कराते हैं। किसी एक विषय के ज्ञान, अगर सरल भाषा में हम बोले तो किसी एक विषय के ज्ञान से कोई भी शिक्षक उस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं बन सकता, परंतु एक सामान्य शिक्षक नहीं बन सकता। किसी एक जो शिक्षक होता है उसका एक विशेष विषय होता है, उसी के द्वारा वो शिक्षक तो बन जाता है, परंतु उन्हें संपूर्ण विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। सामान्य शिक्षक या सर्वोत्तम शिक्षक बनने के लिए उनको सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को विद्यालय स्तर पर सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर छात्र के सर्वांगीण विकास करना है तो इस आधार पर प्रत्येक विषय का एक दूसरे से संबंध दूसरे विषय से किया जाता है। यानी हर विषय का एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित होता है। अगर सहसंबंध स्थापित करके अगर पढ़ाया जाए बालकों को तो उन्हें ज्ञान बहुत तीव्र गति से ग्रहण किया जाएगा और उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। अब अनुशासनिक ज्ञान की परिभाषा दो वैज्ञानिकों ने दी है, प्रोफेसर S.K. दुबे और दूसरे हैं श्रीमती R.K. शर्मा। इन्होंने अनुशासनिक ज्ञान की परिभाषा प्रोफेसर दुबे ने दी है, आप नोट करिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखी है पर आप नोट करिए। शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान का आशय उन नियमों, सिद्धांतों एवं परंपराओं से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध एवं अंतः अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिससे एक और शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार सर्वोत्तम बनता है तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। इस परिभाषा में प्रोफेसर दुबे ने यही बताने का प्रयास किया है कि उन नियमों और सिद्धांतों की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से शिक्षा में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का भी संबंध स्थापित करके बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर उनका भी अध्ययन करवाया जाए। यानी बच्चों को संपूर्ण ज्ञान देना उनके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का होना भी आवश्यक माना गया है, जिससे कि राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि होती है। दूसरी परिभाषा श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार, श्रीमती R.K. शर्मा ने शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान एक प्राचीन ज्ञान संबंधी परंपरा है जो कि शिक्षा एवं शैक्षणिक विषयों के मध्य अनुशासन एवं सहसंबंध का प्रकटीकरण करती है। अब इनका क्या कहना है कि जो ज्ञान है या शैक्षणिक अनुशासनिक ज्ञान एक प्राचीन ज्ञान है
जिसमें शिक्षा और शैक्षणिक विषयों के मध्य अनुशासन एवं सहसंबंध का प्रकटीकरण करती है, जिससे एक सर्वोत्तम शिक्षक निर्मित होते हैं। तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास भी संभव, यानी कुल मिलाकर राष्ट्र के समृद्धिशाली विकास के लिए बालकों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। तो इन दोनों ही परिभाषा में अनुशासनिक ज्ञान की जो परिभाषा बताई गई है वो राष्ट्र की समृद्धिशाली विकास और बालकों के सर्वांगीण विकास की बात ही कही गई है। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, एक विषय को पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक विषय के कुछ विषय वस्तु की दूसरे विषय के साथ तुलना की जाए, आपस में सहसंबंध बिठाया जाए, जिससे बालकों को सभी विषयों का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति, यानी जो अनुशासनिक ज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है। एक व्यापक प्रक्रिया है। अनुशासनिक प्रकृति क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। अब अनुशासनिक से तो आप समझ गए कि अनुशासन यानी नियम, कानून, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी किसी एक डिसिप्लिन में रहते हुए या किसी नियम या सिद्धांतों और परंपराओं को मानते हुए किसी विषय का अध्ययन करवाना, तो एक व्यापक प्रक्रिया है। तो अनुशासनिक प्रकृति को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक क्षेत्र संबंधी नियमों एवं विषयों की समीक्षा की जाती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इससे शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, विषयों की पाठ्यचर्या एवं विषयों के सहसंबंध आदि का एक ही बार में अध्ययन करते हुए शिक्षा व्यवस्था का सर्वोत्तम स्वरूप निर्धारित किया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो व्यापक है और इसमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। अगली है हमारी एक सहसंबंध की प्रक्रिया। सहसंबंध की प्रक्रिया कैसे? जैसे कि अनेक विषयों का आपस में सहसंबंध स्थापित करना। जैसे विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर आदि विषयों को एक साथ रखा जाता है। इन विषयों को विज्ञान वर्ग से संबंधित माना जाता है। सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास और राजनीति को एक साथ रखा जाता है, क्योंकि इन्हें सामाजिक अध्ययन से जुड़ा माना जाता है। अगला है एक संश्लेषण प्रक्रिया। संश्लेषण और विश्लेषण दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। संश्लेषण में क्या होता है कि विषयों के नियमों एवं सिद्धांतों के लिए संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो गणितीय संक्रिया, गुणा, भाग, जोड़ घटाव प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि भौतिक विज्ञान के ज्ञान के लिए गणित का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के नियम एवं सिद्धांत संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य माना गया है। तो संश्लेषण प्रक्रिया में कि हर चीज़ को संश्लेषित करके उसकी प्रकृति को संश्लेषित किया जाता है, हर विषय को के सिद्धांत और नियम बताए जाते हैं, ये होता है संश्लेषण। विश्लेषण, जो विश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें विश्लेषण की प्रक्रिया में जब छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के समूह का निर्धारण किया जाता है, तो इन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की छात्रों के लिए उपयोगिता पर विचार किया जाता है। छात्रों के आयु वर्ग के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चुनाव किया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विश्लेषण करने के ही छात्रों के लिए इनको प्रस्तुत किया जाता है, यानी उनका एनालिसिस करना, और एक है संश्लेषण यानी सिंथेसिस करना, यानी हर चीज़ को संश्लेषित करके और फिर बच्चों को सिखाया जाए और विश्लेषण करके भी बच्चों को सिखाया जाए। आवश्यक रूप से जो ज़रूरी है वही चीज़ें उनको पढ़ाई जाए। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो अनुशासनिक ज्ञान है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसमें शैक्षिक नियम एवं सिद्धांत की परीक्षा करने के बाद ही उसका वर्ग, स्वरूप एवं स्थान निश्चित किया जाता है।
इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरणीय ज्ञान की जब परीक्षा की गई तो तीनों का घनिष्ठ संबंध समाज में देखा गया। यानी कि ये जो इतिहास, नागरिक शास्त्र और पर्यावरणीय ज्ञान है, भूगोल संबंधी, इन तीनों में एक दूसरे में संबद्धता पाई जाती है। तीनों ही समाज से जुड़ी विषय हैं। इस प्रकार प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग एवं परीक्षण का सहारा लिया जाता है। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ये होती है कि उनमें परीक्षण किया जाए। उसके बाद है एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जो अनुशासनिक ज्ञान है वो बहुआयामी है, जिसके विविध रूप देखे जा सकते हैं। अनुशासनिक उपागम, परागम। अनुशासनिक उपागम में आदि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न करने के लिए बाह्य पक्ष, अंतःपक्ष उपलब्ध व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। यानी अनुशासनिक जो पद्धति है उससे अगर विषय का अध्ययन करवाया जाता है तो उसकी सारी चीज़ें देखी जाती है, उसका बाह्य पक्ष भी देखा जाता है, उसका अंतःपक्ष भी देखा जाता है, उसके बाद अध्ययन करवाया जाता है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अनुशासनिक यानी नियम और सिद्धांतों पर आधारित, तो उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। छात्रों के लिए विज्ञान, उसकी परिवेशीय वस्तुएं उनको दिखाकर उन्हें अध्ययन करवाया जाएगा। विज्ञान विषय को कक्षा के स्तर के अनुसार 3 पृथक पृथक तरीकों से पढ़ाया जाएगा। तो बालकों को क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन, जैसे पाठ्य पुस्तक होती है बालकों की, उसमें भी उन्हें पहले सरल विषय प्रस्तुत किए जाते फिर कठिन। तो इस तरह से उनके पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बालकों को पढ़ने में आसानी हो। तो ये जो हमारे अनुशासनिक ज्ञान की प्रकृति है उसमें पहला पॉइंट हमने देखा जो कि एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा हमने देखा एक सहसंबंध की प्रक्रिया है। तीसरा संश्लेषण, चौथा विश्लेषण, पांचवा वैज्ञानिक, छठा बहुआयामी और सातवां है आपका एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यानी जो इसमें आपको यही बातें समझाई गई है कि अनुशासन का मतलब होता है कुछ नियम और सिद्धांत, और उन नियम और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुशासन की जो प्रकृति है वो एक विषय के रूप में व्यापक भी है। एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित भी किया जाता है। एक विषय को पढ़ाने से पहले उसका विश्लेषण भी किया जाता है। एक विषय को पढ़ाने से पहले उसके संश्लेषण और विश्लेषण दोनों चीज़ें की जाती हैं। एक विषय का वैज्ञानिक ढंग भी प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें परीक्षण हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। एक विषय का जो अनुशासनिक ज्ञान है वो बहुआयामी यानी चारों ओर से उसका को देख लिया जाता है। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया भी माना गया कि क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ाया, शिक्षण करवाया जाए। इसके बाद अगली जो प्रकृति है वो प्रकृति की जो है वो एक समसामयिक प्रक्रिया है कि एक समसामयिक प्रक्रिया है। एक समसामयिक प्रक्रिया यानी वर्तमान समय में किसी वर्ग विशेष का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उससे संबंधित अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। यानी समय समय पर जो होने वाली विविध घटनाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना ही एक समसामयिक घटना है। समसामयिक यानी समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन को भी उसमें शामिल किया जाता है और अध्ययन बच्चों को करवाया जाता है। अगर समय समय की जानकारी बालकों को नहीं करवाई जाए तो उनका ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी और वो राष्ट्र निर्माण के लिए या उनके सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अगला है एक राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया। जो अनुशासनिक पद्धति है वो राष्ट्र के हित के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्र के हित का सोचते हुए बच्चों को राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक सभी विषयों का ज्ञान करवाना चाहिए, जिससे उनकी विद्यालय गतिविधियों में भी सर्वोत्तम विकास हो। अगला है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। जैसा कि हमने आगे सभी पॉइंटों में यही पढ़ा है कि बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षण करवाया जाता है, जिससे उनकी सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था विद्यालय स्तर पर करवाई
जाती है जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके, बालकों में ज्ञान का अभाव न रहे, बालक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान ग्रहण करे, शिक्षा के क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार की त्रुटि महसूस न करे। अगला है समस्या समाधान की प्रक्रिया। जो अनुशासनिक ज्ञान है उसमें बालकों की जो समस्याएं होती हैं पढ़ाई संबंधी उनको दूर किया जाता है, बालकों के मन में जो सवाल होते हैं उन्हें भी दूर किया जाता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है, छात्रों में नैतिकता और मानवता के गुण भी विकसित किए जाते हैं। तो समस्या समाधान। अगला है वर्गीकरण की प्रक्रिया। वर्गीकरण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें पाठ्यक्रम को वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बालकों की रुचि के अनुसार उन्हें समय समय पर गतिविधियाँ करवाई जाती है जिससे उन्हें पढ़ने में रुचि बढ़े, और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं चुनने का भी अवसर दिया जाता है। एक समेकित प्रक्रिया। जो अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया है वो समेकित रूप में स्वीकार की गई है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विविध विषयों का स्वरूप समेकित किया जाता है। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान संबंधी छात्रों के लिए कृषि विज्ञान संबंधी ज्ञान भी आधारित किए जाते हैं। उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को सरल एवं समृद्ध तरीके से किया जाता है। अगला है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत समाज की हर फील्ड का ध्यान रखा जाता है कि समाज में भी वो रह रहे हैं अभिभावकों और उनके साथ, तो उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे अनुशासनिक प्रकृति की जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।